हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 8.8। देखो क्या बोला है। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई जीरो, दैट इज ई जीरो इज 120 न्यूटन पर कूलम एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी इज म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू 50 मेगा हर्ट्ज। देन डिटरमाइन बी जीरो ओमेगा के एंड लेमड़ा। दूसरे क्वेश्चन में पूछे फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर ई एन बी, मतलब कि ई एन बी का वेव इक्वेशन जो भी होगा वो आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, अभी वेव इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए आपको ओमेगा के इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले कैलकुलेट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ए। तो ए में हमें चार चीजें निकालने को बोला गया है, तो वन बाय वन इसको कैलकुलेट करते जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम बी जीरो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए हमें बी जीरो कैलकुलेट करना है, तो हमें ई जीरो तो प्रोवाइडेड है और बी जीरो कैलकुलेट करने को बोला है। तो आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन। अरे ये क्या हुआ, हाँ, ई जीरो इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं सी टाइम्स बी जीरो, है ना। ई जीरो इज इक्वल्स टू, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ, ई जीरो इज इक्वल्स टू सी टाइम्स बी जीरो। ठीक है, चलो तो यहां से बाई बी जीरो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो बी जीरो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई जीरो डिवाइड बाई सी, है ना। चलो तो बी जीरो इज इक्वल्स टू ई जीरो डिवाइड बाई सी, सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। ई जीरो की वैल्यू क्या है, ई जीरो की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 120 डिवाइड बाई सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 तो ये 40, ये 40 इंटू 10 टू द पावर -8 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, 40 इंटू 10 टू द पावर -8, अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू द पावर -7, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है, तो ये आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप मान सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये एक्चुअली पेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसको ढंग से लिख नहीं पा रहे। हाँ, ठीक है, चलो तो ये हो गई वैल्यू बी जीरो की। अभी नेक्स्ट निकालते हैं भाई ओमेगा। तो हमने ये पहले बी जीरो निकाल लिया, अभी ओमेगा निकालते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 2 पाई एफ होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट किया गया है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे 2 पाई म्यू। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं 3.14। और यहां पे आपको ये फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज 50 मेगा हर्ट्स, तो इसको मैं लिखूंगा 50 इंटू 10 टू द पावर, एक सेकंड, 50 इंटू 10 टू द पावर मेगा, मतलब कि 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। ठीक है, चलो तो ये 50 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 50 टू 100, तो मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 3.14 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड 10 टू द पावर 2, तो टोटल हो जाएगा 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा कुछ इतनी आएगी रेडियन पर सेकंड, अगर हम इसका यूनिट लिखेंगे तो वो होगा रेडियन पर सेकंड। तो 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकंड, तो ये आई ओमेगा की वैल्यू। ठीक, चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट अभी फाइंड आउट करते हैं के। के मतलब कि वेव वेक्टर, या फिर आप इसको वेव नंबर भी बोल सकते हो, है ना। तो मैं यहां पे अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करने वाला हूं के। और ये के क्या होता है भाई, तो के होता है ओमेगा बाई सी, ये हमने थियरी वाले लेक्चर में देख लिया है और आप 11 स्टैंडर्ड में भी ये स्टडी कर चुके हो। ठीक है, तो के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी, ओमेगा हमने निकाल लिया है दैट इज 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 ने 10 टू द पावर 8 को कैंसिल कर दिया
और यहाँ पे अगर मैं 3.14 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो मेरे पास कुछ आंसर निकल के आएगा 1.046 1.04666, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.047 लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा 1.047 रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया के। के भी निकाल लिया। अभी वेवलेंथ निकालते हैं लेमड़ा। लेमड़ा निकालते हैं तो भाई लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई एफ, ये इसका फॉर्मूला है। सी बाई एफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को म्यू बोला है तो लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई म्यू। सी है 3 इंटू 10⁸ 8। म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 50 मेगा हर्ट्स। 50 इंटू 10⁶। ठीक है, 50 मेगा मतलब 50 इंटू 10⁶। अच्छा, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई, ये जो 50 है ना इसको मैं लिखता हूं 0.5। ध्यान से सुनना, इसको मैं लिखूंगा, 2 डिजिट शिफ्ट कर देते हैं तो मैं इसको लिखूंगा 0.5 इंटू 10⁸ है ना। बात तो एक ही है। 10⁸ कैंसिल हो जाएंगे, ये 0.5 ऊपर चला जाए तो इसको मैं 0.5 को एक्चुअल में मैं 1/2 लिख सकता हूं। और 1/2 अगर मैं 0.5 को लिखता हूं तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो लेमड़ा हमारे पास आएगा 6 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई लेमड़ा की वैल्यू, ये हो गई लेमड़ा की वैल्यू। क्लियर? चलो, तो लेमड़ा हमें मिल चुका है, के मिल चुका है, ओमेगा मिल चुका है, बी जीरो मिल चुका, तो मतलब कि क्वेश्चन है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में अभी हमें क्या बोला है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेव इक्वेशन लिखना है। अभी बच्चों यहाँ पे ना हमें ये क्लैरिफाई करके नहीं दिया है कि भाई यहाँ पे प्रोपोगेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में, हमें पता नहीं है। ऐसा इन्होंने भी यहाँ पे कहीं पे भी वो बोला नहीं है कि भाई यहाँ पे वेव का प्रोपोगेशन जो भी है वो एक्स डायरेक्शन में ले लो या वाई डायरेक्शन में ले लो या जेड डायरेक्शन में ले लो। तो हम क्या करते हैं, हम जो इन जनरल सेंस में जो हमारा दिमाग बोलता है, जो हमने थियोरी में देखा था कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों को परपेंडिकुलर उनका प्रोपोगेशन होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ऑसिलेट करता है, लेकिन इसका ऑसिलेशन जो भी है वो प्रोपोगेशन आपको एक्स डायरेक्शन में दिखेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो हम यही नोटेशन को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि अज्यूम दैट यहाँ पे जो प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे जो प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में, अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड द डायरेक्शन इज जे कैप, वाई डायरेक्शन में आएगा ना। ठीक है, ई जीरो की वैल्यू हमें दी गई है तो वैल्यू प्लेस कर दो 120, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 120 इंटू साइन, भाई ये के की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, के की वैल्यू कितनी आई 1.047 आई, तो उसको यहां पे प्लेस करेंगे 1.047 एक्स माइनस ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है 3.14 इंटू 10⁸ टी जे कैप। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन में क्या लिख सकता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जेड डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे हमने प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक्स ली है ना। तो एक्स प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। ठीक, चलो बी जीरो की वैल्यू हमने निकाल ली है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, यहां पे लिखोगे बी वेक्टर लिखेंगे साइन के की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.047 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10⁸ टी के कैप। ठीक है,
तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो जो क्वेश्चन बी था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। use the formula E is equals to h mu for the energy of a quantum of radiation मतलब कि photon energy and obtain the photon energy in units of electron volt for the different parts of the electromagnetic spectrum. In what way are the different scales of photon energies that you obtain related to the source of electromagnetic radiation? मतलब कि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको हर एक जो हमारा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मतलब कि हमारा जो रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल लाइट्स है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स है, एक्सरेज है, गामा रेज है, तो इनकी एनर्जी आपको निकालने को बोला गया है। इनकी एनर्जी आपको निकालने को बोला गया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ईवी के फॉर्मेट में, जूल में नहीं निकालने को बोला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मेट में निकालने को बोला गया है। और साथ में उसका जो सोर्स होता है ना, वो भी यहाँ पे डिस्कस करने को बोला है। अभी देखो ये सोर्स वाली बातें है ना, वो हमने थियरी में डिस्कस कर लिए, हर एक कैटेगरी को हमने अलग देखा था। इसके आगे के आगे वाला लेक्चर देख लो तो वहां पे आपको मिल जाएगा, हर एक को हमने अलग से देखा था, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, उसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, वो सारी चीजें, उसका सोर्स क्या है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में चर्चा की है। तो यहाँ पे सिर्फ हम कैसे इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल सकते हैं वो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, सोर्स तो आपको पता है, तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो इसको वापस दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, थियरी के लेक्चर में ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। एक और चीज यहाँ पे, जो जिस वेव की हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे उसकी रेंज हमने वहां पे लिखी थी, यहाँ पे हम उसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे फ्रीक्वेंसी के तौर पे। ठीक है, चलो तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेडियो वेव्स की। तो पहले हम बात करेंगे रेडियो वेव्स की, और हम रेडियो वेव्स की यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फॉर द सेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, फॉर सेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, मान लो कि मैं इनकी फ्रीक्वेंसी यहां पे कंसिडर करता हूं, जो यहां पे हम म्यू से डिनोट करेंगे, वो 3 इंटू 10⁸ हर्ट्स, 3 इंटू 10⁸ हर्ट्स। तो उस हिसाब से यहां पे इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए एच म्यू के बराबर, एच म्यू के बराबर, है ना। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंसिडर नहीं करना चाहते हो तो ऐसे केस में आप वहां से लैम्बडा को कंसिडर करके भी यहां पे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो एच म्यू के बराबर, तो एच क्या होता है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। और ये प्लैंक कांस्टेंट हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि भाई ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। ठीक है, जूल इंटू सेकंड। क्लियर, चलिए तो ये वैल्यू प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगी 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ये मल्टीप्लाई होगा म्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे कंसिडर की है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, लेकिन भाई इससे तो आंसर जूल में आएगा। आप देखो ना, इसका यूनिट, एच का यूनिट क्या है, जूल इंटू सेकंड, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज मतलब कि 1/सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल होगा, तो भाई ये आंसर तो जूल में आएगा, ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। लेकिन मुझे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने को बोला गया, तो भाई इसको मुझे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा, किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अभी जो मुझे आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर देते, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं, तो 6.625 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई बाई 3, और फर्दर ये डिवाइड होगा 1.6 से। तो ये 1.6 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 12.4218। तो ये आंसर आएगा 12.4218।
4218 इंटू 10⁻, देखो ये -19 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +19, ठीक है। तो ये -34 में से पहले तो 8 हम निकाल देते तो 26 बचेगा, और ये जो 26 बचा, -26 जो बचा, उसमें +19 करोगे तो हमारे पास आएगा 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 10⁻⁻7। तो ये वैल्यू अगर हम 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.242 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8, सॉरी -6, 10⁻⁻6, ठीक है, एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किए। सो 1.242 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगी रेडियो वेव्स की एनर्जी। अभी मुझे सोर्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये आपको पता है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इंफ्रारेड वेव्स। सो फॉर इंफ्रारेड वेव्स, तो मान लो कि मैं यहाँ पे उनके लिए फ्रीक्वेंसी कंसीडर करता हूं 10⁻13 हर्ट्स, 10⁻13 हर्ट्स। सो इन दिस केस व्हाट शुड बी द एनर्जी? तो अभी हम डायरेक्टली लिखेंगे, फॉर्मूला तो एक ही है, एच म्यू के बराबर, लेकिन हमें उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चाहे तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे 6.625 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10, सॉरी सीधा 10⁻13, 10⁻13 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या आता है। तो मैं 6.625 को डिवाइड करूंगा 1.6 से, तो हमने इसको 1.6 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है 4.1406, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली मैं 4.141 बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 4.141 इंटू 10⁻, देखो 19 ऊपर जाएगा, यहाँ से 13 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 10⁻⁻2, क्योंकि -34 और ये -21 होगा, और ये 19 ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻2 बचेगा, ठीक है। ओके, ये ऑटो सेव में चला गया, तो 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर इंफ्रारेड वेव्स। उसी तरीके से अगर मैं विजिबल लाइट के लिए लिखना चाहूं, विजिबल लाइट के लिए लिखना चाहूं, फॉर विजिबल लाइट्स, यहां पे म्यू क्या होगा? तो यहां पे मैं मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी कंसीडर करता हूं 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो यहां पे एनर्जी हमारे पास निकलेगी, डायरेक्टली लिखता हूं मैं 6.625 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। चलिए, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 6.625 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 1.6, तो ये आंसर हमारे पास आता है 24.84। सो हमारे पास ये आंसर आता है 24.84, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक डिजिट में शिफ्ट कर दूं, डायरेक्टली एक डिजिट में शिफ्ट करो, 24.84 की जगह मैं 2.484 लिखूं, तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर आएगा 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी हमें यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर अल्ट्रावायोलेट लाइट्स, फॉर अल्ट्रावायोलेट लाइट्स, सो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फॉर अल्ट्रावायोलेट लाइट्स, for ultraviolet lights, assume that frequency is 10 to the power 15 हर्ट्ज। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंसिडर करता हूं 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी अगर हम निकालने जाएंगे तो सर क्या हमें ये सारी फ्रीक्वेंसी कंसिडर मतलब याद रखनी पड़ेगी? जी हाँ, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये सेम आंसर चाहिए तो उसके लिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है यहाँ पे, है ना। आप चाहो तो ये रेंज, जो रेंज हमने क्या देखा था, रेंज देखी थी, तो आप रेंज में से कोई भी एक रेंज पकड़ सकते हो, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर परफेक्ट यही आंसर लाना है तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये E इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34, और ये मल्टीप्लाई होगा फर्दर 10 टू द पावर 15 से, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो भाई इसका आंसर जो भी आएगा वो आएगा भाई 4.14, क्योंकि ये कुछ इसके तरह ही है, यहाँ पे देखो इसकी तरह ही है, सिर्फ 10 का पावर चेंज होगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.141 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्योंकि ये 15 है और ये ऑलरेडी 19 हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास बचेगा वही आंसर हमारे पास आएगा। तो इसका आंसर आएगा 4.141 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.141 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई उसकी एनर्जी। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्स रेस, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्स रेस की, तो फॉर एक्स रेस, तो मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी कंसिडर करता हूं एक्स रेस के लिए 3 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्स। एक्स रेस के लिए फ्रीक्वेंसी कंसिडर करता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्स। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पे, 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर कुछ हमें, क्योंकि ये इसके बराबर होगा ना, यहाँ पे सिर्फ 10 का पावर ही एडजस्ट करना है, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1.242 इंटू 10 टू द पावर 4, 1.242 इंटू 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर हम गामा रेस, आखिरी गामा रेस की बात करें, तो फॉर गामा रेस, तो उसके लिए हम यहां पे फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं, लेट से 3 इंटू 10 टू द पावर 20 हर्ट्स, 3 इंटू 10 टू द पावर 20 हर्ट्स। ठीक है, चलिए तो बस ऊपर वाले केस से सिर्फ 2 डिजिट, 2 10 के पावर ज्यादा आएंगे, सो ये इसकी एनर्जी हमें दिखेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1.242 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाकी सोर्स तो आपको पता है, हमने थियरी में डिस्कस कर लिया, तो इसको वापस दोबारा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.10, देखो क्या क्या दिया गया है एंड क्या क्या पूछा है आपको।
इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 into 10 to the power 10 hertz and the amplitude is 48 वोल्ट पर मीटर। मतलब कि यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक एम्पलीट्यूड मतलब कि E0 48 दिया गया है ना, और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो भाई वेवलेंथ ऑफ वेव यहां से निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू, हम यहां से C/F ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/F। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 2 into 10 to the power 10। तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, तो 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोवाइडेड दैट इज 2 into 10 to the power 10। तो 3/2 हो जाएगा भाई 1.5, और ये 10 to the power 10 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर निकलेगा 1.5 into 10 to the power -2। तो ये 1.5 into 10 to the power -2 मीटर। ठीक है, तो इतना आएगा लेमड़ा। बी क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो बी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पीक एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये आपको पूछा है। तो उसके लिए आपको E0 तो दिया गया है, तो वही रिलेशन यूज कर लेते हैं, E0 इज इक्वल टू C टाइम्स B0, है ना, यही रिलेशन हम यूज करेंगे। तो यहां से देखो B0 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, B0 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं E0 डिवाइड बाई C। E0 का वैल्यू कितना होगा, तो भाई ये हमें दिया गया है, दैट इज 48 डिवाइड बाई C 3 into 10 to the power 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 into 10 to the power -8। तो ये हो जाएगा 16 into 10 to the power -8। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1.6 into 10 to the power -7 टेस्ला। ठीक है, तो ये आ गई B0 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि आपको यहां पे दिखाना है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल है ना। पहले तो ये लिखो, अगर थियरी में आपने देखा, थियरी के लेक्चर अच्छे से देखे, तो आपको पता होगा कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम रोई से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर RMS। एप्सिलॉन 0 स्क्वायर RMS, ये इसका फॉर्मूला है। उसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है 1/2 हाफ B स्क्वायर RMS डिवाइड बाई μ0, है ना। तो अभी हमें ये दोनों को इक्वल बताना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। अगर ये रेशियो 1 आता है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, रो ई बाई रो बी ले लेता हूँ। तो भाई हमने इन दोनों का रेशियो ले लिया, रेशियो लिए तो भाई ये 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर RMS डिवाइड बाई, इसको हम लिखेंगे 1/2 B स्क्वायर RMS डिवाइड बाई μ0। ठीक है, चलो अभी देखो यहां से 1/2 तो कैंसल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं ERMS डिवाइड बाई BRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी जरा ध्यान देना, ये जो μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 है, क्या मैं इसको अंडर रूट में लिख सकता हूं, जी हाँ, अंडर रूट में तो लिख सकते हो, लेकिन ये होगा अंडर रूट का स्क्वायर। तो मैंने इसको क्या किया, अंडर रूट μ0 एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर बता दिया। तो अंडर रूट स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। रही बात ये ERMS BRMS की, तो भाई ERMS को मैं E0/√2 लिख सकता हूं, और ये जो BRMS है इसको मैं B0/√2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, का होल स्क्वायर। देखो √2 ने √2 को कैंसिल कर दिया। अभी भाई आपको पता होना चाहिए कि C इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको पता है, C इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, है ना, μ0 इंटू एप्सिलॉन 0।
तो भाई अंडर म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो को क्या मैं 1/c लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1/c लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे लिए 1/c का होल स्क्वायर। और यहां पे देखो, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा भाई E0 डिवाइड बाई B0 का होल स्क्वायर। अरे भाई यहां से देखो, ये वाले रिलेशन से देखो भाई, E0 बाई B0 क्या होगा, वो C हो जाएगा, है ना। तो आप कुल मिला के देखोगे तो यहां पे रो E बाई रो B, ये जो रेशियो है ना, ये कुछ ऐसा होगा 1/c² इंटू C²। देखो ये C² कैंसल हो गया, तो भाई रेशियो निकला 1, मतलब कि रो E इज इक्वल्स टू रो B, है ना। और यही तो आपको प्रूव करने को बोला गया है, यही आपको प्रूव करने को बोला गया है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन 8.10। तो यहां पे आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो खत्म होती है ना। लेकिन हमारा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक बाकी है, एक न्यूमेरिकल हमारा बाकी है, वो है एग्जाम्पल 8.5। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल 8.5, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन coming from a 100 watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is at a point source. It is a point source. ठीक है, वो एक point source है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो सारी चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ इंटेंसिटी के रिलेटेड होगी, तो थोड़े बहुत यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ रिलेशन भी हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बोला गया कि एक बल्ब है और बल्ब में से कुछ रेडिएशन आ रही है। बल्ब 100 वॉट का बल्ब है और उसकी एफिशिएंसी 2.5% है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2.5% है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे अगर उसकी इंटेंसिटी लिखने जाऊं, क्योंकि एफिशिएंसी सिर्फ 2.5% है, भले वो 100 वॉट का है लेकिन एफिशिएंसी 2.5% है। तो मैं यहाँ पे अगर उसकी इंटेंसिटी लिखने जाता हूं, तो ये इंटेंसिटी मेरे लिए कुछ, मैं लिखूंगा उसको इंटेंसिटी, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पावर P डिवाइड बाई एरिया, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है P डिवाइड बाई ए। लेकिन यहां पे 100 वॉट में से सिर्फ उसकी एफिशिएंसी 2.5% की ही है, मतलब कि 100 वॉट में से सिर्फ 2.5% पावर ही यहां पे इंटेंसिटी के तौर पे हमें मिल रहा है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज नथिंग बट 2.5% ऑफ 100 वॉट डिवाइड बाई एरिया। हाँ, इसका एरिया होगा 4πr²। और यहां पे हमें, क्योंकि जो यहां पे एरिया बनेगा वो सर्कुलर एरिया बनेगा, एक्चुअल में वो सर्कुलर तो नहीं बोल सकते, पूरा एक आप ऐसा मान लो कि एक पूरा सा एक बड़ा सा एक स्फेरिकल, एक बड़ा सा एक एरिया बनेगा। तो वो एरिया को अगर मैं लिखना चाहूं तो वो एरिया मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 मीटर का एक यूनिफॉर्म 3 मीटर एक पॉइंट सोर्स है, तो उसके सराउंडिंग में ये पूरा एक एरिया कवर करेगा 3 मीटर की रेडियस का, ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो ऐसे केस में वो जो एरिया होगा वो 4πr² के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 4π इंटू r²। और ये जो r है इसको मैं यहाँ पे 3 मीटर कंसिडर करता हूँ, ठीक है। मतलब जिस डिस्टेंस पे हम ये देखना चाहते हैं वो डिस्टेंस जितनी ही हम यहाँ पे रेडियस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सराउंडिंग में होता है ना, वो स्फेरिकल जैसा दिखेगा, सराउंडिंग में जो पॉइंट्स होते हैं उसके चारों ओर सराउंडिंग में हमें ये मिलेगी इंटेंसिटी, है ना। तो इसीलिए वो स्फेरिकल हम मान लेते हैं, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा उसके बराबर होगा, तो ये 4πr²। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5% ऑफ 100, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 4 इंटू, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 100 100 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है उसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। तो भाई 25 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, फर्दर उसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे अगेन 9 से, 9 से अगेन नहीं, 9 से, और उसको फर्दर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3.14 से। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू बनेगी 0.22, 0.22 इंटू 10⁻, अच्छा 10⁻ तो नहीं होगा क्योंकि 100 100 तो इसके साथ कैंसिल हो चुका है। अच्छा, ये 2.5 है, ओके ओके, ये 2.5 है, तो ये 25 मैंने लिखा ना 2.5, तो एक 10, अच्छा इसको मैं 2.5 कर देता हूँ, मतलब कि एक डिजिट और मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यस, मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.022 वेबर, सॉरी वॉट पर मीटर स्क्वायर, गलती से वेबर बोल दिया,
वॉट पर मीटर स्क्वायर, यूनिट बनेगा पावर पर एरिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इतनी इंटेंसिटी उसकी होगी, है ना। चलिए, इंटेंसिटी हमने निकाल ली। अभी हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी तो हमने निकाल ली, अभी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो हमें निकालना है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का पीक एम्पलीट्यूड कितना होगा, अल्टीमेटली मैं बोलूं तो वो पीक एम्पलीट्यूड आपको निकालने को बोला गया है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे यूज करेंगे रिलेशन। कौन सा रिलेशन, तो भाई इंटेंसिटी का डेंसिटी के साथ रिलेशन, है ना। इंटेंसिटी का डेंसिटी के साथ एक रिलेशन है। इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, तो इंटेंसिटी, ध्यान से सुनना, डेंसिटी टाइम्स सी के बराबर होती है। और ये जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लिख सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी जो भी है वो इसके बराबर होगी, है ना। अभी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो दोनों इक्वल होती है। हमने इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमने वो डिराइव कर चुके हैं कि रो ई एंड रो बी दोनों सेम होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी यहाँ पे कंसिडर करता हूं, तो मैं रो बी की जगह पे यहाँ पे रो ई लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रो ई। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो रो बी को मैंने यहाँ पे क्या प्लेस किया, रोई, तो ये रोई प्लस रोई कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रोई टाइम्स सी, ठीक है। अभी रोई का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता है, रोई का फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर आरएमएस टाइम्स सी, ठीक है। चलो, ये 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, आई हमने निकाल लिया है। तो यहां से हम सब्जेक्ट बनाते हैं स्क्वायर आरएमएस को। तो ये स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल्स टू आई अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सी हो जाएगा। और अगर मैं दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेता हूं तो ये ई आर एम एस दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये हो जाएगा आई अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सी, ठीक है। चलो, अभी सारी वैल्यू यहां पे आप प्लेस कर दो तो आपको ई आर एम एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ई आर एम एस इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट में, भाई हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आई है 0.022, इसको डिवाइड करना पड़ेगा एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड सी जो भी होता है वो 3 इंटू 10⁸ होता है। तो भाई पहले तो इसको एडजस्ट कर दो, 8 एंड 4, -12 प्लस 8 हो जाएगा -4, और -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा वो अंडर रूट के बाहर निकलेगा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, है ना। और जो बाकी बची जो वैल्यू है उसको हम अंडर रूट वगैरह भी ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, अंडर रूट वगैरह ले लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट वगैरह सब कुछ ले लेते हैं। तो 0.022 को एक काम करते हैं, पहले वो अंडर रूट बाद में लेते हैं। पहले तो 0.022 को हम डिवाइड करेंगे 8.85 से, आपके पास कैलसी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अंडर रूट में 0.000828 ऐसा कुछ आंसर आएगा। अंडर रूट में जो आंसर आएगा, अंडर रूट में 0.000123008286 ठीक है। तो इतना कुछ आंसर आएगा, इसका अंडर रूट निकालना बाकी है। तो हम इसका अंडर रूट भी निकालेंगे, 0.008286 तो ये आंसर कुछ आता है हमारे पास 0.02878 ऐसा कुछ हमारे पास आंसर आएगा, है ना। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 0.02878 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। अभी 10⁻² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर मिलेगा 2.878 या फिर मैं इसको 2.88 भी लिख सकता हूं, है ना। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू आएगी वोल्ट पर मीटर। लेकिन ये तो आरएमएस वैल्यू आई, हमें तो भाई E0 पीक एम्पलीट्यूड निकालना है। तो भाई यहीं से हमें पीक एम्पलीट्यूड मिल सकता है। ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, E0/√2 होता है। तो इट इज नथिंग बट E0/√2 दैट इज इक्वल टू 2.88। मतलब कि E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो उसके बराबर। सो 2.88 मल्टीप्लाई बाई √2।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √2 से, सो मल्टीप्लाई करेंगे 1.42 से, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 4.08 के बराबर, है ना, 4.087 समथिंग। तो ये आंसर आएगा 4.087 के बराबर, ठीक है। तो इतना वोल्ट पर मीटर, तो ये हमें पूछा गया था, दिस इज द आंसर। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, हमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वापस यही फॉर्मेट यूज करते हैं, यही फॉर्मूला, इंटेंसिटी का रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहां पे हमने क्या किया था, रो बी की जगह पे रो ई प्लेस किया था, क्योंकि हमें पता है कि रो ई एंड रो बी दोनों सेम होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बी निकालना है, तो अभी मैं रो ई की जगह पे रो बी प्लेस करता हूं। तो अब मेरे लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रो बी इंटू सी। रो बी की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, तो रो बी होती है 1/2 बी स्क्वेयर आर एम एस डिवाइड बाई म्यू जीरो टाइम्स सी, ठीक है। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो भाई यहां से अगर आप बी स्क्वेयर आर एम एस को सब्जेक्ट बनाते हो, तो बी स्क्वेयर आर एम एस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आई इंटू म्यू जीरो डिवाइड बाई सी के बराबर। तो आप यहां पे अगर दोनों साइड पे अंडर रूट लेते हो, तो भाई बी आर एम एस का वैल्यू क्या आएगा, बी आर एम एस का वैल्यू आएगा अंडर रूट में आई इंटू म्यू जीरो डिवाइड बाई सी, ठीक है। सारी वैल्यू आपके पास है, सारी वैल्यू जस्ट प्लेस कर दो यहाँ पे। तो हम सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आई की वैल्यू है 0.022, ये 0 पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाई म्यू जीरो। अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, म्यू जीरो आपको पता है क्या होता है। म्यू जीरो की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 4/10⁻⁻⁷। या फिर हम एक काम भी तो कर सकते हैं, इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है भाई, क्योंकि हमें पता है कि भाई बी एंड ई के बीच में रिलेशन क्या होता है। भाई ये गलती कर दी, इतना लंबा खींचने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अगर ई जीरो पता है तो भाई बी जीरो आसानी से पता लग सकता है ना, क्योंकि ई जीरो एंड बी जीरो के बीच में कुछ रिलेशन है, वो हमें पता है ना। ई जीरो एंड बी जीरो के बीच में रिलेशन है, वो हमें पता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि भाई इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी नो द रिलेशन, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज डायरेक्टली दैट रिलेशन। तो यहाँ पे पहले तो आर एम एस वैल्यू का रिलेशन पता कर लेते हैं। तो भाई बी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली मैं लिखता हूं, तो ई आर एम एस डिवाइड बाई सी होता है ना, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तो ई आर एम एस डिवाइड बाई सी, अच्छा ई आर एम एस वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2.88 डिवाइड बाई सी, सी मतलब कि 3 इंटू 10⁸, ठीक है। चलो तो इसको डिवाइड वगैरह कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 2.88 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.96, आंसर आया 0.96 इंटू 10⁻⁻8। तो भाई बी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास आएगी, बी आर एम एस इज इक्वल्स टू 0.96 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, ठीक है। तो ये तो बी आर एम एस की वैल्यू आई। बी जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो बी जीरो बाई बी आर एम एस होता है बी जीरो बाई √2। वैसे आप चाहो तो ये ई जीरो वाला ही रिलेशन लगा के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो उस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 0.96 इंटू 10⁻⁻8, तो भाई बी जीरो क्या होगा, बी जीरो होगा ये 0.96 को मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो ये जो हमारे पास 0.96 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.42 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3632। तो हमारे पास आंसर आया 1.3632। तो ये होगा 1.3632 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, टेस्ला। सो दिस इज दी बी जीरो, ठीक है। तो हम वो वापस वो रिलेशन यूज नहीं करेंगे, सीधा ई एंड बी के बीच का रिलेशन अप्लाई करेंगे और उसी से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हमारा लेक्चर भी यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।